नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी सभी जिलों को दिए निर्देश। पर्यटकों को भी मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला, हादसे रोकने के लिए घने कोहरे में रोडवेज बसों को चलाने पर लगाई रोक। परिवहन निगम ने जारी की गाइडलाइन। दौलत खनन संघर्ष समिति का रॉयल्टी की मांग को लेकर प्रदर्शन। खनन कारोबारियों का जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर धरना। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की कर रही मांग। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने ली समीक्षा बैठक। खेल महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने पर हुई चर्चा। सत्ताईस दिसंबर के बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। नए साल पर बारिश और बर्फबारी के आसार। पर्यटकों का उत्तराखंड में बर्फबारी का जल्द खत्म होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि घने कोहरे में रोडवेज बसों को चलाने पर रोक। परिवहन निगम ने गाइडलाइन जारी की है। निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को दिए निर्देश। कोहरे के मद्देनजर बसों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाए सुनिश्चित। उत्तराखंड परिवहन निगम का फैसला, घने कोहरे में रोडवेज बसों को चलाने पर रोक। परिवहन निगम ने जारी की गाइडलाइन। निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को दिए निर्देश। कोहरे के मद्देनजर बसों में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाए सुनिश्चित। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, कोहरे को बढ़ता हुआ देखकर लगातार घने कोहरे की वजह से यहाँ पर परिवहन निगम विभाग ने एक अहम फैसला लिया है, जहां पर कोहरे के अगर बात करें, कोहरे के अंदर जो वाहन है उनको चलाने पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ठंड बढ़ते जा रहा है उत्तराखंड में, उसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे भी बढ़ते जा रहे हैं। कोहरे को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मैदानी क्षेत्र में जो भी बसें चलेंगी वो बसें बिना फॉग लाइट के, बिना ब्रेक चेकिंग के और साथ में अन्य उपकरण जैसे बड़ी बड़ी लाइट और अन्य उपकरणों में लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। क्योंकि फॉग के कारण होता क्या है, अक्सर रास्ता जो है आगे का सामने स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से नहीं दिखता है। इस कारण से दुर्घटना होने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र जैसे देहरादून की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, तो यहाँ से बसें पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी खाइयां किनारे होती है, जो बहुत ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में जब बसें चढ़ती है तो नीचे बहुत बड़ी बड़ी खाइयां होती है, जिस कारण से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं यदि चालक को सामने फॉग के कारण, धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, तो सामने आने वाले वाहन से भी टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। या यदि कहें कि अगर गाड़ी जरा सा भी चूक हो जाती है ड्राइवर से, तो सीधा गाड़ी खाई में गिर जाती है और यात्री की इससे मौत भी हो सकती है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने यह एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि बिना फॉग लाइट के, बिना चेकिंग करवाए हुए गाड़ियों को, बड़ी बड़ी बसों को और उसमें कंडक्टर और ड्राइवर की सही की भी स्थिति की जांच की जाएगी। साथ ही साथ फॉगिंग लाइट की दी जाएगी, ब्रेक की जांच की जाएगी। इन सब को जांच करने के बाद ही उत्तराखंड मतलब देहरादून या मैदानी क्षेत्र से कोई भी बसें संचालित की जाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले यूपी में भी इस तरीके के फैसले लिए गए थे। यूपी में चूंकि घने कोहरे वाले क्षेत्र में बसों को चलाना बंद कर दिया गया है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन विभाग के द्वारा भी यह फैसला लिया गया, जिसमें बसों को, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसें जाती है या जो मैदानी क्षेत्रों में भी बसें चलती है, यदि फॉग रहेगा, कुहासा रहेगा तो नहीं, वहां पर बसें नहीं चलेगी। और यदि बसें चलती है बीच रास्ते में ही फॉग या घने कोहरे के कारण परिचालक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,
तो वैसी व्यवस्था की गई है जहां पर चालक और परिचालक किसी साइड किनारे जगह में ले जा करके व्यवस्था की जा रही है, वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देंगे और जब फॉग हट जाएगा तभी वो आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन अभी तक परिवहन विभाग ने तो यह फैसला लिया है, लेकिन इसको देखते हुए परिचालकों और चालकों से जब मेरी बातचीत मैंने की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल व्यवस्था तो ऐसा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कभी भी सरकार के द्वारा फॉग लाइट की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ना तो कोई बड़ी लाइट की व्यवस्था कराई गई है जो उन धुंध में भी आगे का रास्ता देख सके। यदि आवश्यकता पड़ती है तो चालकों और परिचालकों के द्वारा खुद ही पैसा एकत्रित करके कलेक्ट करके लाइट को खरीदा जाता है और इसके बाद बस पे लाइट लगाकर चलाई जाती है। तो सिर्फ व्यवस्था से बात नहीं होती, व्यवस्था के साथ साथ काम भी करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए जब बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि बिल्कुल पैसे की भी व्यवस्था इंतजाम कर दी गई है और इसको बस में जल्द ही ऐसी कई लाइटें लगा दी जाएंगी जो मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बस जाती है, उनमें उस बस में ऐसी कई लाइटों की व्यवस्था कर दी जाएगी जो फॉग में घने धुंध में भी आगे भी सड़क को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, जिससे चालकों को कोई परेशानी ना हो और यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। जी दीपिका। जी यशराज, चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है और इस अहम फैसले के तहत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जहां पर घने कोहरे के चलते रोडवेज बसों को चलाने की रोक लगा दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से उत्तराखंड में लगातार अब अलर्ट जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सतर्क हो चुका है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही नई एसओपी जारी की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने भी सभी जिलों को दिए निर्देश। कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर विधानसभा में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में खेल के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कोरोना के बाद होने जा रहे खेल महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने पर चर्चा हुई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के कारण राज्य में खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। एक बार फिर हम दोबारा इसकी शुरुआत कर रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा राज्य में 4 लाख के करीब खिलाड़ियों की संख्या पहुंच चुकी है। राज्य के न्याय, पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में विजयी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक आहूत की गई है। और चूँकि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि खेल महाकुंभ कोरोना के पीरियड में हम सब लोग जानते हैं कि ये सारे खेल वगैरह सब बंद हो गए थे। 2019-20 के बाद में जो है खेल महाकुंभ प्रारंभ नहीं हो पाया और 19-20 के बाद में आज 2022 में हमने पुनः इसकी शुरुआत कर दी है। और जो 19-20 में जितने प्रतिभागी थे लगभग 2,25,000 आज कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आ गया है और कोरोना वायरस को लेकर लगातार यहां पर सतर्कता और नई गाइडलाइन की अगर बात करें तो जारी कर दी जाएगी। चाहिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमौला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार अगर देखा जाए तो चीन में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब भारत सरकार भी कोरोना को लेकर लगातार सतर्क होती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि बताया गया है कि अब जो इंटरनेशनल जो यहाँ पर पर्यटक आएंगे उनकी यहाँ पर जांच अच्छे से की जाएगी। जी देखिए, पड़ोसी देश चीन में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन्होंने जाहिर सी बात है चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा जो है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश हो या प्रदेश की बात करें, फिर से उन्होंने एहतियात बरतनी शुरू कर दिया। हालांकि जो भारत है पिछले लंबे समय से यहाँ पे कोरोना संक्रमण के मामलों में जरूर गिरावट आई है, लेकिन पड़ोसी देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसे देखते हुए सरकार किसी भी स्तर पर अब लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि स्वास्थ्य महानिदेशक जो हैं उत्तराखंड के, उनका कहना है कि राज्य में अभी ओमिक्रॉन वायरस के ही मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड भी अब सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके बाद जल्द नई एसओपी जारी की जाएगी। और स्वास्थ्य महानिदेशक जो डॉक्टर शैलजा भट्ट है उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जिलों को कोरोना संक्रमित के 10% सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के भी अब निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो भी
स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के 10% जो सैंपल हैं उनको अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के आम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दिया और उन्होंने कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का फिर से पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश की रॉयल्टी की मांग को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित देश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार चल सके। खनन कारोबारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन स्वामी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके सरकार गंभीर नहीं है। पिछले बार अभी 4 दिन की जो फाइल्स है वहां पे रॉयल्टी 7 रुपए ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहां पे 31 रुपए 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार जबरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। और अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि सुबह से ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है। और गौला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है, वहाँ जो है 30 रुपये 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता श्वेता कालाकोटी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, खनन कारोबारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर, अब क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं? हल्द्वानी में खनन संघर्ष समिति ने एक प्रदेश में एक रॉयल्टी की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर अधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित देश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार चल सके। खनन कारोबारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। पिछले 3 महीनों से एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर खनन स्वामी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान रहा है। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान और अध्यक्ष, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहे हैं। NSUI ABVP के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पेश किए, जबकि शाम 3 बजे तक विभिन्न पदों पर प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन भर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार 6117 छात्राएं और 5149 छात्र सहित कुल 11266 छात्र अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनेंगे। अध्यक्ष पद के लिए NSUI से सूरज भट्ट, ABVP हजावी से कौशाल बिरखानी, वहीं निर्दलीय के रूप में रश्मि लमगड़िया और अरहम राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो टक्कर NSUI और ABVP और निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि के बीच मानी जा रही है। हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है। हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है। लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। ये जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें 2 फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है। और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही 2 फाड़ इसी चक्कर से हुए हैं और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है। उनके लिए यह है कि जो है वो आपके रेगुलर छात्र होने चाहिए, उनके पास जो है विधिवत जो है उनकी फीस की रसीद होनी चाहिए और ID कार्ड होना चाहिए उनके पास। तो ये दोनों चीज़ों को लेके आएंगे तभी उनको जो है वोट दिया जाएगा। नक्सल में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया। घने कोहरे के चलते वाहनों की गति पर रोक लग गई। वाहन चलाने के लिए वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। वाहन चालकों, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी में जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को हरिद्वार डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और NHM के साथ बैठक में शिरकत की। इस दौरान डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडेय, स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं, जिसमें आने वाले 23 तारीख से 750 CHO को सरकार द्वारा नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी CHO को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 23 तारीख को हम लगभग 750 CHO को जो है उनको नौकरी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से सबको जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे नौकरी। हर CHO को हमारी सरकार लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह देगी और 5 या 6 ग्राम सभाओं में एक CHO रहेगा। वो हर मनुष्य की गांव में जाके स्क्रीनिंग करेगा, वहां पे स्वास्थ्य मेले लगाएगा और 1,25,00,000 लोग जो हमारे उत्तराखंड में उनकी सबकी हेल्थ ID बनाई जाएगी और हेल्थ ID जब बन जाएगी सब लोगों की तो जांचें सबकी फ्री होंगी। आयुष्मान भारत में सबका इलाज भी फ्री किया जाएगा। तो एक बड़ा अभियान हमें चला रहे हैं। दूसरा अभियान स्वास्थ्य विभाग आगे चला रहा है कि जो कि आप लोगों का भी उसमें सहयोग चाहिए कि ड्रग भूमि
जो हमारी देवभूमि है इसको ड्रग मुक्त कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण अभियान किया जा रहा है। योगेश भट्ट ने बुधवार को राज्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। बता दें कि योगेश भट्ट उत्तराखंड में विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़ रहे हैं। शपथ लेने के बाद नवनियुक्त राज्य सूचना आयोग योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपनी प्राथमिकता बताई और आयोग के बारे में जानकारी दी। जन टीवी संवाददाता यशराज आनंद ने उनसे खास बातचीत की। आज हमारे साथ हैं नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी। आइए जानते हैं इनसे, आज इनका कार्यकाल का आज पहला दिन है। तो सर, सबसे पहले तो यह जानकारी चाहिए कि किस ढंग से आप आरटीआई में सुधार करने को आप कोशिश करेंगे। आरटीआई एक ऐसा अधिनियम है कि जो मौलिक अधिकारों को, जो हमारे संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को और मजबूती प्रदान करता है। और जब मौलिक अधिकार हमारे मजबूत होते हैं तो यानी कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा मानना ये है कि जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसको लाया ही इसलिए गया कि ताकि लोकतंत्र मजबूत बने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और सुशासन, इसकी हर कोई नागरिक अपेक्षा करता है। इसीलिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम ये माना गया कि बहुत प्रभावी अधिनियम ये रहेगा। आज मैंने इसमें एक राज्य सूचना आयोग के एक आयुक्त के तौर पर मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने कार्यभार ग्रहण करते समय संविधान की जो शपथ ली है मैं उस पर खरा उतरूं और जिस उद्देश्य के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं प्रभावी तरीके से जो है अपने कार्यकाल के दौरान कार्य करूंगा। सर, जैसा कि आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, उस प्रेस वार्ता में ही अनेकों ऐसी समस्याओं को पत्रकारों ने आपको उससे रूबरू करवाया। तो आप किस प्रकार से इन समस्याओं को देखते हैं और इसके निराकरण का आप कब तक लोगों को बता रहे, उम्मीद जगा रहे हैं कि कब तक इसकी निराकरण कर दी जाएगी? वो तो मुझे लगता है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने जो है उन सभी जो सुझाव आए हैं और जो दिक्कतें आई हैं उनका सभी का संज्ञान लिया है। आप सभी को मालूम है पीछे कोरोना काल रहा है, सारी चीजें डिस्टर्ब रही हैं, उसके कारण आयोग की कार्रवाई वगैरह वो सब भी प्रभावित हुई है। और निश्चित तौर पर जो आज सुझाव आए हैं उन पर आयोग विचार विमर्श करके और आगे उनका प्रभावी उनका निराकरण करेगा। लेकिन जनता को इतना जागरूक होना चाहिए कि पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए इस अधिकार का अधिक से अधिक जो है इस्तेमाल करें। तो हमारे साथ नवनियुक्त योगेश भट्ट, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को समझना पड़ेगा उनके अधिकारों को और आरटीआई का जो काम है वो आरटीआई अपना पूर्ण रूप से काम करती है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। मंगलूर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कॉलेज की बच्चियों द्वारा आयोजन किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य कैरियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जब भी बच्चे को या घर वालों को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो लाइन लगती है हॉस्पिटलों में वो लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी कि हेल्थ आईडी से पता चल जाएगा कि बच्चा कब क्या बीमार हुआ था और उसको कौन सी दवाई देनी है। सिडकुल प्रशासन ने ब्रह्मापुरी डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक और रामधाम कॉलोनी में करीब 20 साल से हुए अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें कि अवैध रूप से लगाए गए खोखो का हटाने पर दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस और सिडकुल प्रशासन के सामने उनकी एक ना चली। सिडकुल क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधर सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस दिया जा चुका, उसके बाद भी वे अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। 20 साल पुराना था और कम से कम 70 से 80 आज हमने हटा दिए। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस जारी किए थे? इनको 2-3 बार नोटिस दिया था। परसों हमने सारे नोटिस
पूरा जितने भी दुकानों में पूरा चप्पा करा दिए थे। तो इसी वजह से आज हम पूरी कार्रवाई कर। तो टीम कौन? टीम इसमें केंद्रीय राजस्व विभाग है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और शेडकुल की पूरी टीम है। ज्यादातर अभिभावक अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बेहतर मानते हुए उसमें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकांश अभिभावकों का मानना है कि सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ बच्चों के पठन पाठन की बेहतर सुविधाएं मिलती है। तो वहीं एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जिसके प्रधानाचार्य ने अपने सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल में बच्चों के लिए न सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बल्कि अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की सभी आधुनिक सुविधाओं भी निजी संसाधनों से स्कूल में उपलब्ध करवाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।